हेलो, वेलकम बैक। तो बेटा आज आ चुके हैं हम लोग अपने पास दोबारा से अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जहाँ पर हम लोग रिटायरमेंट का जो हमने कल टॉपिक छोड़ दिया था, जिसका हमने केवल और केवल एक पर्टिकुलर पार्ट एडजस्टमेंट वाला, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर जब हमने समझाया था, मैंने आपको कुछ स्टेप्स वगैरह दिए थे जो आपको यूज़ करने हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चंस को कवर अप करने के लिए। ओके, तो उन्हीं स्टेप्स को यूज़ करके आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर अप करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। सो हियर विद द स्क्रीन। ओके, तो एज डिसाइडेड कि हम आज क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी आपको विजिबल होगा। क्वेश्चन के अंदर देख सकते हो आप क्या लिखा हुआ है। इट सेज कि ए बी सी पार्टनर्स हमारे पास हैं। सभी पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा वो कितना होने वाला है, इक्वल। बैलेंस शीट आपको दी हुई है। तो बैलेंस शीट में जब भी हम रीड करते हैं हम क्या चेकआउट करते हैं बच्चों कि लायबिलिटी साइड और एसेट साइड, बोथ साइड पे कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम कहते हैं। जस्ट चेक इट आउट। ऑन योर लायबिलिटी साइड देयर आर टू आइटम्स, है ना। क्या क्या है बेटा, वर्क्समैन कंपनसेशन फंड, ये एक डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है। उसके बाद ईपीएफ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं होता बिकॉज ये एम्प्लॉयज का पैसा होता है। नेक्स्ट जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अगेन इज अ डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम। तो आप ध्यान रखेंगे या फिर डॉट लगा लो कि आपको याद रहे अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम। नेक्स्ट गुडविल, एसेट साइड पे एक आइटम है जो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इसके अलावा एसेट साइड पे एज सच कोई आइटम नहीं है जो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम एज सच हमारे पास पूरे क्वेश्चन में 3 गिवन है। पहला वर्क्समैन कंपनसेशन फंड, देन उसके बाद जनरल रिजर्व, उसके बाद एक हो गया हमारा गुडविल। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो हमें डिवाइड करने हैं। अब आते हैं अगले पार्ट पे। अगले पार्ट में क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, इट वाज म्यूचुअली एग्रीड दैट सी विल रिटायर इन फ्रॉम द फर्म। पार्टनरशिप फर्म से सी ने रिटायरमेंट लिया है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह हमारे को दी हुई हैं, जिसमें पहला पॉइंट क्या गिवन है, गुडविल का। तो गुडविल हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है, यहाँ पे हमें गुडविल के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो गुडविल किस बेसिस पे निकाला गया है, उसने बोला है कि जो वैल्यूड गुडविल है आपका वो निकलेगा 3 ईयर्स परचेज के बेसिस पे, जो कि अप्लाई किया जाएगा बेटा एवरेज प्रॉफिट को। एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का होगा बच्चों, 4 साल का एवरेज प्रॉफिट होगा। तो चारों साल का प्रॉफिट और लॉस वगैरह हमें नीचे स्टेटमेंट में गिवन है, तो हम इजीली उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आपको उसे इंक्रीज करना है। रेज्ड टू लिखा है, टू मतलब डिफरेंस, जो आपका डिफरेंस है वो आपका नुकसान हो गया बिकॉज आपका वैल्यू बढ़ेगा। तो प्रोविजन को आप हमेशा एक एज अ लायबिलिटी ट्रीट करके चलो, आपके लिए आसानी रहेगी। तो प्रोविजन, पुराना प्रोविजन चेक कर सकते हो, बैलेंस शीट में 3,000 रुपये का है। उसने बोला इसे बढ़ाकर आप कहाँ तक लेके जाओ बच्चों, 4,000 तक। तो इट्स अ लॉस ऑफ 1,000 रुपीज। देन एप्रिसिएशन इन अ लैंड बाय 15%, तो बाय लिखा है इसका मतलब सेम 15% का जो अमाउंट है वही आपका लॉस में कंसिडर कर लिया जाएगा, क्योंकि सॉरी ये बेनिफिट है आपका, एप्रिसिएशन लिखा हुआ है। तो लैंड बढ़ेगा तो 15% का बेनिफिट है। उसके बाद प्लांट मशीनरी डिक्रीज होगा बाय 10%। अब ये डिक्रीज मतलब डेप्रिसिएशन लगेगा, सिंपल है। तो ये मेरा लॉस हो गया, तो इसे लॉस एज अ लॉस रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट, क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ 600 रुपीज ऑन क्रेडिटर्स। प्रोविजन क्रिएट करना है किसके ऊपर बच्चों, क्रेडिटर्स के ऊपर। अच्छा देखो, लायबिलिटी पे अगर प्रोविजन क्रिएट होता है ना, वो मेरा बेनिफिट है, क्योंकि हो सकता है मेरे को पैसे कम देने पड़े। प्रोविजंस आर ओनली मेड फॉर अ फ्यूचर बेनिफिट्स और लॉसेस। सो प्रोविजन क्रेडिटर्स पे क्रिएट कर रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है कोई प्रोविजन, कोई क्रेडिटर्स आपको डिस्काउंट दे दे। तो हमने वहाँ पे प्रोविजन क्रिएट कर लिया, कितना बच्चों, 600 रुपये का। देन उसके बाद a sum of rupees 5,000 of rupees bill payable was not likely to be claimed। मतलब बिल्स पेबल की वैल्यू जो है 5,000 की, अब आपको उसकी पेमेंट नहीं करनी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि बिल्स पेबल अगर पे नहीं करना तो बेनिफिट हो गया हमारे लिए। नेक्स्ट, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि वो शो करेंगे फर्म की कैपिटल को एट रुपीज़ 1 लाख। तो यही पॉइंट था हमारे पास जो कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ने क्या बोला आपको कि आपको जो कैपिटल बनानी है वो कितनी बनानी है बच्चों, 1 लाख रुपए की टोटल कैपिटल बनाओगे आप, जो कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए 2:3। और जो भी एडजस्टमेंट करनी होगी इसके लिए वो सब कैश में करोगे। मैंने लास्ट पॉइंट में लिखवाया था कि जब आप बैलेंसिंग करोगे तो या तो बैंक या कैश या फिर करंट। क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली बता देगा। इस क्वेश्चन में क्या बताया उसने मुझे कि वो आपको कैश में कंसिडर करना है, तो हम कैश में कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद मुझे क्या गिवन है बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर, उसने मुझे बोला है कि आपको नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं और बैलेंस शीट भी बनानी है नई फर्म की। अगर एग्जाम में आपके इस साल सेशन के लिए क्या है 6 मार्क का क्वेश्चन हो गया है, अब तो आपके पास 8 मार्क का क्वेश्चन बनता ही नहीं है ना। तो एज सच जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे आपके पास 8 मार्कर वाले, वहाँ पर बैलेंस शीट नहीं पूछेगा अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है तो, है ना। हाँ, अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, तो चांसेस आर देयर कि बैलेंस शीट आपसे वो डिस्कस कर लेगा। तो इसमें पूछा गया है बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी है, तो हम दोनों को सीख लेते हैं, कोई बात, सीखने में तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग को हटा देते हैं एक बार, अब चलते हैं सीधा सॉल्यूशन में। तो बच्चों सॉल्यूशन में क्या करोगे आप, सॉल्यूशन नंबर जो भी आपके पास होगा, हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला सॉल्यूशन। तो बच्चों पूछा क्या है, नेसेसरी अकाउंट। तो सबसे पहले मुझे बनाना पड़ेगा बच्चों रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये मेरा हो गया रीवैल्यूएशन अकाउंट।
हमारा सिंपल सा फॉर्मेट है रिवोल्यूशन अकाउंट का, ये क्रेडिट साइड और ये मेरी हो गई डेबिट साइड, और यहाँ आप लिखोगे क्या, पर्टिकुलर एंड पर्टिकुलर। डन। अब इसमें प्रॉफिट लॉसेस की हम रिकॉर्डिंग करते हैं सीधा सीधा कि कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ हमारे पास। तो जस्ट एक बार चेक करते हैं बच्चों कि कितना अमाउंट आपके पास आने वाला है। तो देखो बच्चों, सबसे पहला जो हमारे पास अमाउंट है वो कितना गिवन है आपको। पहला पॉइंट में जो एडजस्टमेंट था वो गुडविल का था, तो गुडविल का एज सच हमारे पास रिवोल्यूशन से कोई कनेक्शन नहीं होता। एसेट्स एंड लायबिलिटीज एग्जिस्टिंग जो है उन पे हमारा रिकॉर्डिंग होगा रिवोल्यूशन में, या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स वगैरह फ्रेश लायबिलिटी एसेट्स आ जाए तो रिकॉर्ड करेंगे। इसके अंदर क्या बोला उसने, मुझे प्रोविजन क्रिएट करना है आपको 1000 रुपये से इंक्रीज करना है, क्योंकि 4000 क्रिएट करोगे आप तो क्या होगा, आपका 2000 का वो 1000 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। तो 1000 रुपीज़ का लॉस मतलब यहाँ रिकॉर्ड करोगे आप, इसे क्या लिखोगे बच्चों, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या फिर प्रोविजन ऑन डेटर्स। ठीक है। अगला पॉइंट बच्चों एप्रिशिएशन का है, लैंड को आपको अप्रिशिएट करना है बाय 15%। तो ठीक है बच्चों, ये भी कर देते हैं। एप्रिशिएशन मतलब बेनिफिट, तो लैंड की वैल्यू 15% से इंक्रीज करनी है। तो बाय लैंड अकाउंट कितने रुपए का इंक्रीज करना है आपको लैंड, सर लैंड इंक्रीज करना है हमें यहाँ पे, लैंड की पुरानी वैल्यू कितनी है बच्चों, चेक कर सकते हो आप। लैंड एंड बिल्डिंग आपके पास अवेलेबल है कितने का बच्चों, 60,000 का। तो 60,000 का 15% जब आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 9,000 रुपीज़। ठीक है सर, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बोला उसने मुझे मशीनरी की एंड प्लांटर मशीनरी का जो वैल्यू है वो डिक्रीज करना है आपको बाय 10%, एंड द प्लांटर मशीनरी इज रुपीज़ 40,000 रुपीज़। तो यहाँ पे 4,000 रुपीज़ का मेरा लॉस हो गया प्लांट एंड मशीनरी पे, तो यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे हम लोग प्लांट एंड मशीनरी। डन। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट मुझे क्या बोला उसने, मुझे क्रिएट करना है प्रोविजन क्रेडिटर्स के ऊपर। देखो क्रेडिटर से प्रोविजन क्रिएट करने का मतलब बेनिफिट है वो हमारे लिए कि फ्यूचर में प्रोविजन अगर आप क्रिएट करोगे, हम मान के चल रहे हैं प्रोविजन ऑन क्रेडिटर्स बोला उसने, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोविजन ऑन क्रेडिटर्स एट ₹600। तो ये भी मेरा बेनिफिट हो गया। उसके बाद उसने बोला कि 5,000 रुपये बिल्स पेबल में ऐसे हैं जो मुझे पे नहीं करने, इसका मतलब लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है आपकी। तो ये भी मेरा बेनिफिट हो गया बच्चों कितना, 5,000 रुपीज़ का। तो ये भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे बाय बिल्स पेबल, दैट्स इट। उसके बाद अगली जो एडजस्टमेंट है दैट इज कैपिटल एडजस्टमेंट, तो वो रिवोल्यूशन में कोई इफेक्ट आपकी डालेगी नहीं, सेम रहेगा। क्लियर, ठीक है सर। तो बच्चों आगे चलते हैं। अब बेटा आगे कितना अमाउंट आने वाला है यहाँ एक बार चेक कर सकते हो आप। बेटा ये आने वाला है आपका कितना, 14,600 रुपये है ना, माइनस करेंगे इसमें से कितना आप 5,000 रुपये। तो बेटा ये वैल्यू मेरे पास कितने आने वाली है, 14,600, और ये भी 14,600। द बैलेंसिंग फिगर यहाँ आप ट्रांसफर कर दोगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वी हैव अ पार्टनर्स नेम्ड ए, बी एंड सी। तो बच्चों कितना अमाउंट आने वाला है, ये आने वाला है सर 9,600 रुपये। अब 9,600 को आप सिंपली डिवाइड कर दो 3 से, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ने क्या बोला है बच्चों, बिल्कुल इक्वल है। तो 3,200, 3,200 एंड 3,200। तो सर ये हमारा बन गया बिल्कुल सिंपल सा रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम होगी हमें, रीजन बीइंग क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट हम काफ़ी क्वेश्चंस में ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं। नेक्स्ट अकाउंट बच्चों हमारे पास क्या आता है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो बेटा पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है ना, वो 3 पार्टनर्स हमारे पास अवेलेबल हैं इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, तो हम उनका भी अकाउंट बनाएंगे सबका। तो ठीक है बच्चों, सबको बनाते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वैल्यूज निकालते हैं अभी। ओके, तो ए बी सी, तो ये हमारा अकाउंट बन गया, ये हमारे हो गए पर्टिकुलर्स के सेक्शन। ठीक है सर, अब चलते हैं आगे बच्चों। तो अगला अब जब ये आप बनाओगे ना, तो ये हमने क्या किया था बेटा, सेम मैंने आपको क्या लिखा था स्टेप्स में। सबसे पहला स्टेप कि आप नॉर्मली जितनी एडजस्टमेंट सबको कवर कर लो। सबको कवर करने का मतलब जैसे हमारे स्टेप्स चलते थे सेम वैसे स्टेप्स हम साइकिल चलाएंगे प्रॉपर तरीके से। पहला स्टेप क्या लिखोगे आप, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब ओपनिंग कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर। तो ये बैलेंस शीट में मिलेंगे आपको। ये गिवन है बच्चों 30, 30 और 25। तो सर ये हमने लिख लिया सर 30, ये भी 30, और ये हो गया मेरा कितना बच्चों, 25,000 रुपये। डन, ठीक है सर। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है, नेक्स्ट पार्ट क्या था हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम। तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम थे आपके पास बैलेंस शीट में, सभी को हम रिकॉर्ड कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम के नाम पे पहली आइटम गिवन थी मुझे, वर्क्समैन कंपनसेशन फंड। तो बेटा था कितना, वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज अमाउंट ₹8,000। बेटा 8,000 रुपये का अमाउंट है। अब इसे डिवाइड करोगे आप इक्वली, बिकॉज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चों कितनी है आपकी, सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी है इक्वल। तो 8,000 डिवाइड बाय में 3 जैसे आप करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 2666। तो ये 2667, यहाँ पे लिखोगे 2667, और ये लास्ट वाले में 266। बेटा राउंड ऑफ करते टाइम ना हमेशा आपको ये ध्यान रखना होता है कि सेम वैल्यू आपके पास जब सबका टोटल करोगे इट शुड बी 8,000 रुपीज़, क्योंकि टोटल करने के बाद सेम वैल्यू आनी चाहिए ना, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही क्या है वरना। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको 2 वैल्यूज़ को इंक्रीज कर दो, एक को सेम रखो। तो भी आप देखो पीछे वाली वैल्यू देखो आप, 7, 7 और 6,
मतलब 0 आ रहा है, तो इसका मतलब मैच हो जाएगा, आपका 8000 आ जाएगा अपने आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। डन। उसके बाद अगला जो है डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम हमने चेक किया था, दैट इज जनरल रिजर्व। तो बेटा जनरल रिजर्व का पैसा कितना है? सर जनरल रिजर्व का अमाउंट हमें गिवन था 30,000 रुपये। तो 30,000 को इक्वली आप डिवाइड करोगे तो कितना आने वाला है बच्चों? 10, 10 और 10। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है। इसके अलावा एक आइटम और है बेटा, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा आपको, जो कि एसेट साइड पे गिवन है। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम हमेशा आपके रिवर्स साइड पे ट्रांसफर किए जाते हैं वाइल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो कितना अमाउंट है बच्चों? वो है 18,000। 18,000 को भी इक्वल डिवाइड करोगे आप तो कितना आएगा बच्चों? 6,000। सर 6,000 और ये भी आने वाली है मेरी कितनी बच्चों? 6,000 रुपये। डन, परफेक्ट। हमारे 2 स्टेप्स कंप्लीट है, पहला बैलेंस बीडी, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम। तीसरा स्टेप क्या होता है बच्चों? तीसरा स्टेप होता है सर हमारे पास कि एसेट्स लायबिलिटी टेक ओवर बाय एनी पार्टनर। एज सच इसमें कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर हमारे पास। चौथा स्टेप होता है हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट का, ट्रांसफर प्रॉफिट लॉस का। तो बेटा क्या हुआ था मेरा सर, हमारा इस तरफ आया था, ये वाली वैल्यू जो है वो यहाँ हम ट्रांसफर कर देंगे क्रॉस करके। तो कितनी आने वाली है बच्चों? यहाँ लिखोगे आप क्या? बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड ब्रैकेट है पी फॉर अ प्रॉफिट। तो बच्चों ये वैल्यू आने वाली है मेरी कितनी? 3,200, और ये भी आएगी सर 3,200, और ये भी 3,200। डन, ठीक है सर। हमारे कितने स्टेप हो गए बच्चों? 4 स्टेप। चौथे स्टेप के बाद 5वां स्टेप हमारे पास था गुडविल की एंट्री। तो नया पार्टनर जब जाएगा तो गुडविल लेके जाएगा, जाहिर सी बात है। बट उस गुडविल के लिए हमें कुछ कैलकुलेशंस अपने वर्किंग नोट्स में करनी पड़ेगी। रीजन बीइंग वैल्यूड गुडविल इज नॉट गिवन। तो हम क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहला काम आपके पास क्या है कि वैल्यूड गुडविल को ही कैलकुलेट करो कि कितनी आती है मेरी वैल्यूड गुडविल। तो बच्चों वैल्यूड गुडविल के लिए क्वेश्चन ने सिंपल सा बोला है कि आपको एवरेज प्रॉफिट निकालो और उसे मल्टीप्लाई कर दो किससे? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के साथ। जैसे आप उसे मल्टीप्लाई करो यू विल गेट द गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, तो बेटा कितनी है हमारे पास वैल्यूड गुडविल? अब वैल्यूड गुडविल को निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट गिवन हमारे पास है 50 का लॉस है, 21 का फायदा, 52 का प्रॉफिट एंड 22 का प्रॉफिट अगेन। तो कैलकुलेट कर देंगे बच्चों, क्या करोगे आप? 50,000 का लॉस, देन उसके बाद 21,000 का फायदा, देन उसके बाद 52 का प्रॉफिट, उसके बाद दोबारा से 52 का प्रॉफिट। तो ये हो गए 4 साल के प्रॉफिट्स, डिवाइड बाय में 4। फिर उसके बाद क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन ने मुझे दिया हुआ था बच्चों कितना? 3 ईयर परचेज। तो 3 ईयर परचेज का मतलब कितना हो गया? यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप, यू विल गेट द वैल्यूड गुडविल। क्लियर? ठीक है, तो सर यहाँ पे वैल्यू कितने आने वाले एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों। कितने आएगा आपके पास? 2,000 प्लस 21,000 प्लस 22,000। तो बेटा ये आने वाला है 45,000 रुपये। ठीक है, तो 45,000 डिवाइड बाय में कितना? डिवाइड बाय में आप 4 करोगे और इनटू में 3, तो ये वैल्यू आने वाली है आपके पास 33,750 रुपीज़। डन। तो बेटा ये आ गई मेरे पास क्या? वैल्यूड गुडविल। एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। 21,000 और 52,000, देन उसके बाद 22,000 माइनस 50,000 डिवाइड बाय में 4 इंटू में 3। परफेक्ट, आंसर सही है, इसका मतलब सब ठीक चल रहा है। तो ये मेरे पास क्या आ गया बच्चों? वैल्यूड गुडविल। अब इसमें से रिटायरिंग पार्टनर कौन है बच्चों? सी इज अ रिटायरिंग पार्टनर। तो सेकंड पॉइंट में हम क्या निकालेंगे? सी का शेयर ऑफ गुडविल। तो बेटा सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना आने वाला है? 33,750 में से उसका शेयर बनता है बेटा 1/3। तो 1/3 के हिसाब से उसका शेयर हो गया 11,250 रुपये। ठीक है जी, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक हमारे कितने स्टेप्स हो चुके हैं? 4 स्टेप्स हो चुके हैं। अब 4 स्टेप्स के बाद अगला जो स्टेप हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास गुडविल की एंट्री। अब बेटा गुडविल की जो एंट्री हमें करनी पड़ेगी वो कैसे करनी है? तो गुडविल वाले पार्ट में हमने यहाँ तक की कैलकुलेशंस ऑलरेडी कर ली है। यहाँ तक की कैलकुलेशन के बाद गुडविल का शेयर हमने निकाल लिया। कितना निकल के आया बच्चों? 11,250 रुपये का। अब इसके बाद क्या? इसके बाद अगला स्टेप आता है कि इस गुडविल के शेयर को कौन बियर करेगा, कितना शेयर दिया जाएगा, उसके लिए हमें निकालनी पड़ेगी क्या? गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो के लिए मुझे यहाँ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी बच्चों? क्योंकि गेनिंग रेशियो के लिए आपको न्यू रेशियो ऑलरेडी गिवन है। तो कैलकुलेशन ऑफ क्या निकालोगे बच्चों आप? गेनिंग रेशियो। तो कैसे निकाले जाते हैं बच्चों? ये निकाले जाते हैं सिंपल, न्यू माइनस में ओल्ड शेयर, सिंपल। तो ये हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से निकालते हैं सबसे पहले ए का गेन एंड बी का गेन। तो कितना गेन आएगा? ए का गेन। तो बेटा इन दोनों का शेयर क्या नया वाला? ये क्वेश्चन ने मुझे गिवन किया हुआ था 2:3। तो 2/5 माइनस 3/5 एंड द ओल्ड रेशियो इज 1/3 एंड 1/3। तो ये जब आप कैलकुलेशन में सॉल्व करोगे तो फाइनल अमाउंट आपका कितना आने वाला बच्चों? यहाँ देखो एलसीएम कितना आएगा बच्चों? एलसीएम आएगा इसका 15 और इसका भी 15। तो कितना आने वाली वैल्यू? 6 माइनस में 5, ये हो गया 1, और उसके बाद 9 माइनस में 5, 9 माइनस में 5 बेटा ये आ गया आपका 4। ठीक है, तो ये मेरे पास गेनिंग रेशियो क्या आ जाता है बच्चों? यहाँ से सर गेनिंग रेशियो आ जाएगी हमारे पास 1:4। अब 1:4 के हिसाब से हम
डाटा जो भी होगा उसे प्रेजेंट करेंगे और एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे। क्या रिकॉर्ड करोगे आप? इसी रेशियो में आप इस अमाउंट को उठाओ और डिवाइड कर दो यहाँ पे। डन? ठीक है, तो बेटा एक काम करो, डिवाइड करो ज़रा कितना कितना अमाउंट कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे निकल के आने वाला है सारा का सारा, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन करो थोड़ी सी, देखते हैं कितनी कितनी वैल्यूज़ आपके पास निकल के आने वाली हैं, देन उसके बाद चीज़ें करेंगे। ओके ओके, तब तक आप मुझे एक बात बताओ कि गेनिंग रेशियो निकालना इतना इंपॉर्टेंट आपके पास रिटायरमेंट में होता है, तो एडमिशन में कौन सी रेशियो होती है जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है? बताइए ज़रा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। जैसे गेनिंग रेशियो का इंपॉर्टेंस आपके पास रिटायरमेंट में है, उसी तरीके से एक रेशियो आपके पास एडमिशन में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो कौन सी रेशियो होती है? जिसके अंदर हम गुडविल को ट्रीट करते हैं। बिकॉज एग्जाम में काफ़ी टाइम एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन MCQs में पूछे जाते हैं जहाँ पर आपको ये बताया जब पूछा जाएगा कि रिटायरमेंट के से कनेक्शन कौन सी रेशियो का है, एडमिशन से कनेक्शन कौन सी रेशियो का है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से किस रेशियो का कनेक्शन है, तो ये पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि कौन कौन सी रेशियोज होती हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, हमें क्या करना है, हमें इस अमाउंट को इसमें डिवाइड करना है। तो ठीक है सर, डिवाइड कैसे करेंगे? डिवाइड करना बड़ा सिंपल है, 11,250 रुपये का अमाउंट है और डिवाइड करोगे आप सीधा सीधा 5 से, और ये वैल्यू आएगी अब आपके पास कितनी निकल के आने वाली है सर? ये आएगी 2250, फिर मल्टीप्लाई बाय 4, ये करो सीधा सीधा, तो ये आ जाती है मेरी 9,000 रुपये। और यही सेम वैल्यूज़ किसके नाम से रिकॉर्ड होंगी आपकी? यहाँ रिकॉर्ड करोगे आप एज कैपिटल अकाउंट, देन उसके बाद बीस कैपिटल अकाउंट। डन? ठीक है, अभी सेम वैल्यूज़ यहाँ पर भी रिकॉर्ड होंगी, बिकॉज इन दोनों पार्टनर्स का पैसा कटेगा भी, तो कितना कटेगा बच्चों? ये सेम अमाउंट कट जाएगा, किसके नाम से कटेगा? और ये आएगा बच्चों सी का कैपिटल अकाउंट के नाम से। डन? ठीक है सर। ओके, तो ये मेरा कौन सा स्टेप था बच्चों? ये मेरा 5वां स्टेप कंप्लीट है। अब हम चलेंगे सीधा कहाँ पे? अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, जो कि हमारे पास क्या था? सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो रिटायरिंग पार्टनर है इसका अकाउंट हम सेटल कर देते हैं। इसकी वैल्यू कितने आने वाली है एक बार चेक करते हैं, सारी सारी वैल्यू निकाल के। तो बेटा ये आ रही है 25, ये आ रही है 2666, 10,000 रुपये, देन उसके बाद 3200 रुपये, 11,250 रुपये टोटल। ठीक है सर, बेटा ये निकल के आने वाली है आपके पास लास्ट जो एंट्रीज वैल्यू आएगी 52,116, और सेम इस लाइन में को भी आप यहाँ बैलेंस कर लेंगे, ये आएगा आपके पास 52,116 माइनस 6,000 रुपये, तो ये आने वाला है 46,116। अब क्वेश्चन में बोला नहीं है कि मैंने इसे पेमेंट कर दिया है, तो हम इसे कहाँ डालेंगे बच्चों? सीधा लोन अकाउंट में। क्लियर? ठीक है बेटा। ओके, अब एक पॉइंट आता है कि सर लास्ट जो पार्ट हमारे पास आपने यहाँ तक तो हमने कर लिया था, मैंने क्या बताया था आपको? पहला पॉइंट, ट्रीट ऑल द रिकॉर्ड ऑल द एडजस्टमेंट्स, बट बैलेंस CD वाला जो पार्ट है वो छोड़ देना, उसको रिकॉर्ड नहीं करना आपको। ठीक है, क्या करने को बोला था आपको? कि यहाँ पर सब कुछ तो हमने कर दिया, बस यहाँ पर जो आप ये लिखते हो ना बैलेंस CD, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में ये तो आएगा नहीं क्योंकि ये पार्ट रिटायर हो चुका है। अब इन दोनों का जो बैलेंस CD है हम चाहें तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं होता तो हम सिंपली, मैं इसको टोटल करके जो वैल्यू आती है उसमें से इसको माइनस करता, यहाँ लिख देता, खत्म, काम मेरा हो गया। बट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में हमें क्या करना होता है बेटा? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर हमें जो भी कैपिटल है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन की डिमांड है सर कि कैपिटल जो हमारे पास है वो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर होनी चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन सी वाली बच्चों? सर न्यू वाली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने गिवन है आपको? दैट इज 2:3 प्लस टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, वो भी तो गिवन है आपको 1 लाख रुपए की, है ना? तो अगर वो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है, फिर तो मुझे कैलकुलेट ही कुछ नहीं करना, मुझे सिंपल उस 1 लाख को 2:3 में डिवाइड करेंगे और हम प्लेस कर देंगे। तो जैसे मैं डिवाइड करूँ तो कितना आने वाला बच्चों? सर इसका आएगा 40,000, इसका आएगा 60,000 रुपीज़। लो जी, यहाँ तो मुझे वर्किंग नोट से बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, चाहो तो आप बना सकते हो। स्पेशली यहाँ पे 4th पॉइंट में क्या लिखोगे आप? एज कैपिटल कैसे? 1 लाख रुपए इंटू में आपका 2/5, फिर 1 लाख रुपए इंटू में 3/5, हो गया हमारा काम। बट जरूरी क्या है, वो इस कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, है ना? तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 लाख को मैंने डिवाइड मार दिया 2:3 में और यहाँ प्लेस कर दिया, दैट्स इट। अब मुझे बैलेंसिंग करनी है। अब बैलेंसिंग में क्या करोगे आप? तो बेटा बैलेंसिंग चेक करो जरा कौन सी बड़ी आ रही है। तो रफली आप चेक कर सकते हो, देखो ये 40 और ये 48, क्या ये 48 बन रहा है आपका? एग्जैक्टली ये 48 कैसे बनेगा बेटा? ये आ रहा है 30, 50 और ये आपका टोटल कितना बन रहा है? 30, 40 और 45, ये तो 45 के आसपास की वैल्यू बन रही है बस, बट ये 48,250 बन रही है। तो बेटा ये वाली साइड बड़ी हो गई आपकी, तो क्या लिखोगे आप? 48,250 यहाँ भी एंड 48,250 वैल्यू यहाँ भी आ जाएगी। तो ये क्या करना है, अब इसमें से सारी वैल्यूज़ को प्लस करके आप माइनस कर दो, बस कितने आने वाली है आपकी? 30,2667 प्लस 10,000 और 3200 रुपये माइनस कितना करोगे आप? 48,250 माइनस करके जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली बेटा आपकी ये
तो ये आपने किस नाम से लिखनी है? क्वेश्चन ने बोला था सर ये लिखोगे आप कैश अकाउंट के नाम से, तो ये हमने लिख दिया कैश अकाउंट के नाम से। अब जैसे मैंने ये बैलेंस किया वैसे ये वाला ही बैलेंस करते हैं, तो बेटा ये कौन सी बड़ी आने वाली है? तो उसमें सर ये वाली सेम वैल्यू यहाँ पर भी सेम है, तो ये भी 45 के आसपास बनेगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू अगेन बड़ी हो गई, तो इस साइड वाली बड़ी आने वाली है, कितनी आने वाली है बेटा? ये आने वाली है सर 75,000। तो बेटा ये भी आएगी कितनी? 75,000। अब इसमें से सारा वैल्यू उठा के माइनस कर देंगे हम लोग, कितना अमाउंट आने वाला तुम्हारे पास? तो दोबारा चेक कर लो, 75,000 माइनस कितना? 40,000 माइनस 2667 माइनस 3200। तो बेटा ये आने वाला है कितना? 2129,133। डन हो गया हमारा काम। तो इसको क्या लिखोगे आप अपने पॉइंट में कि बैलेंसिंग फिगर ये वाली है आपकी, बिकॉज बाय डिफॉल्ट बैलेंसिंग फिगर ये माना जाता है ना। अगर आपका इसके अलावा कोई बैलेंसिंग फिगर है तो वहाँ पे आपको मेंटेन करके दिखाना पड़ेगा कि क्या बैलेंसिंग फिगर आपने निकाला, तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हुआ आपको? परफेक्ट। अब इतना सब करने के बाद अगला स्टेप आता है मेरे पास, क्या बच्चों? सीधा बैलेंस शीट वाला स्टेप आएगा। तो बैलेंस शीट कैसे बनानी है? बैलेंस शीट में कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जैसा हम पहले सीख चुके हैं ऑलरेडी, सेम उसी प्लेटफॉर्म पे आपको बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है। तो बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होगी हम एक बार उसे भी देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट कैसे बनानी है आपको एक बार वो चेक कर लो बच्चों। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप नोट डाउन कर सकते हो आराम से पूरा सॉल्यूशन। तो बेटा बैलेंस शीट कैसे बनाने हैं, बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट बनाते टाइम सेम वही फॉर्मेट जो हमने पहले क्रिएट किया था, जैसा आपके पास ऑलरेडी क्रिएटेड होता है ना। लायबिलिटी, एसेट्स, रुपीज़ वगैरह सब कुछ मेंटेन्ड है आपके पास, वैसे ही क्रिएट करते रहो। तो क्या क्या है बैलेंस शीट में? देखो पुरानी बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल अकाउंट्स गिवन है बेटा। तो कैपिटल अकाउंट्स में कितने पार्टनर्स हैं मेरे पास बेटा? एक और बी, बस दो ही पार्टनर्स हैं जिनकी कैपिटल कौन सी आएगी अब? नई वाली कैपिटल, जो कि कितनी है? 40 और 60। तो फाइनल अमाउंट 1 लाख रुपए का जो हमने यहाँ से निकाला था, ये वाला अमाउंट, ये आप एज इट इज़ रिकॉर्ड कर देना, खत्म काम। उसके बाद सी जो पार्टनर है उसका पेमेंट हमने किया नहीं है, तो वो लोन अकाउंट के नाम से यहीं पे आ जाएगा। कितना अमाउंट आएगा बच्चों? ये बैलेंसिंग फिगर अगेन 46,116 ये वैल्यू आएगी। देन उसके बाद आपका बिल्स पेबल का वैल्यू गिवन है कैपिटल अकाउंट में। तो बिल्स पेबल में क्वेश्चन ने कहा था कि 5,000 रुपये आपको पे नहीं करने, दैट मीन्स 20,000 में से 5,000 माइनस करने के बाद 15,000 का वैल्यू आएगा। उसके बाद क्रेडिटर्स की वैल्यू है। अब क्रेडिटर्स में क्वेश्चन ने कहा था आपको प्रोविजन क्रिएट करना है, कितने का बच्चों? 600 रुपये का। तो जैसे ही आप प्रोविजन क्रिएट करोगे तो क्या होगा बेटा? आपका 17,400 रुपीज़ के क्रेडिटर्स की वैल्यू रिकॉर्ड होगी अपने बैलेंस शीट में। तो कितना आने वाला है? ये 600 माइनस कर दोगे वैल्यू यहाँ से। और बिल सेबल में क्या किया था मैंने? 5,000 का फ़ायदा हुआ था क्योंकि आपको पे नहीं करने, तो वो आ जाएगी वैल्यू। उसके बाद वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया था पूरा, वो खत्म। देन ईपीएफ सेम वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, बिकॉज इट्स नॉट अ डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम। तो ये आपका एग्जैक्टली सेम अमाउंट पूरा 60,000। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, दोबारा से वो रिकॉर्ड नहीं होगा। उसके बाद अगला पार्ट। अब अगला पार्ट कैसे रिकॉर्ड करना है आपको? अगले पार्ट में जो भी आपके पास डाटा है, एसेट साइड पे आ जाओ सीधा सीधा। एसेट साइड पे सबसे पहली आइटम बेटा क्या है? गुडविल है। तो गुडविल तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर ली थी। उसके बाद है बेटा कैश। अब कैश का जो बैलेंस है वो पहले से कितना कैश अवेलेबल है बेटा? 38,000 रुपीज़ का। उसके बाद आपको बस ये करना है कि पूरे क्वेश्चन में क्या कहीं से पैसा आया या गया उसको प्लस माइनस कर दो, जैसा हमें देखते हैं आया है। तो ये जो कैश है ये आपने मंगवाया है, क्रेडिट साइड पे आया है पैसा। इसका मतलब क्या है? कैपिटल बढ़ रही है। कैपिटल कब बढ़ेगी? जब कोई पार्टनर पैसा लेके आएगा फॉर्म में। तो ये दो अमाउंट है आपके पास, इन दोनों को हम प्लस करके रिकॉर्ड कर देंगे कहाँ पे? कैश अकाउंट में। तो क्या करोगे आप? 2383 प्लस ये वाली वैल्यू 29,133, ये दोनों उठा के हम प्लस कर देंगे कैश के अंदर। तो फाइनल जो अमाउंट होगा आपके पास वो आ जाएगा कैश के अंदर। ओके, तो कैश अकाउंट मेरा कितना बनने वाला है बच्चों? ये बनने वाला है 69,516। ये हो गया मेरा कैश अकाउंट का बैलेंस। ओके, क्योंकि किसी को पैसा दिया तो है नहीं आपने, तो माइनस हम कुछ कर नहीं सकते। डन। इसके बाद आ जाओ सीधा डेटर्स की वैल्यू पे। तो डेटर्स में आपके पास पुराने डेटर्स कितने हैं? सर पुराने डेटर्स हमारे पास अवेलेबल है 43,000 रुपीज़ के। तो ये 43 ही रहेगा, बस प्रोविज़न की वैल्यू हमारी बढ़ जाएगी, बिकॉज क्वेश्चन ने हमें क्या बोला था कि प्रोविज़न आपको बढ़ाकर रिकॉर्ड करना है। कितना? 4,000 रुपये रिकॉर्ड करोगे अब आप प्रोविज़न। तो कितना अमाउंट आने वाला है? 39,000 रुपीज़ का आएगा आपका अमाउंट। उसके बाद सेम वैल्यू बिल्स रिसीवेबल, इसमें कोई चेंजेस उसने करने के लिए मुझे बोला नहीं है, तो सेम अमाउंट रिकॉर्ड होगा आपका। कितना बच्चों? 25,000 रुपये। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, इसने बोला था लैंड एंड बिल्डिंग पे वैल्यू इंक्रीज़ करनी है आपको, तो इंक्रीज़ किया मैंने 9,000 रुपये। तो कितना वैल्यू आएगा? 60,000 रुपीज़ प्लस 9,000 रुपीज़। ये वैल्यू आएगी आपके पास कितनी बच्चों? 69,000 रुपीज़ की वैल्यू हो जाएगी आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग की। देन प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ पे उसने मुझे डिक्रीज़ करने के लिए बोला था, कितना बच्चों? 10%।
तो ये मैंने डिक्रीज कर दिया 4,000 रुपये। कौन सा वैल्यू बच्चों? ये वाला वैल्यू 4,000 रुपये का। तो फाइनल अमाउंट कितना बचेगा बच्चों? 36,000 रुपीज़। दैट्स इट। मेरी पूरी बैलेंस शीट कवर्ड अप है। अब हमें टोटलिंग करनी है बस, ठीक है। तो क्या करेंगे अब आप, पूरा क्वेश्चन हमारा कवर्ड है। अब आपको एक काम और करना होता है, बस इसको चेक करना होता है लास्ट में, क्या हमने सारे एडजस्टमेंट्स को डबल इफेक्ट दिखा दिए। देखो, प्रोविजन फॉर डीडी हमने बढ़ाना था, बढ़ा दिया। प्लांटर मशीन एडजस्ट करना था, कर दिया। ये हमने ऑलरेडी यहाँ ट्रांसफर कर दिया है। लैंड एंड बिल्डिंग ये भी हो गया हमारा। प्रोविजन क्रिएट करना था, ये भी हमने कर दिया। बिल्स पेबल माइनस करनी थी वैल्यू, ये भी रिकॉर्ड हो गया। एट लास्ट यू जस्ट नीड टू मेक अ टोटल और बस आपका सॉल्यूशन कवर हो जाएगा पूरा का पूरा। तो एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों कितनी वैल्यू आने वाली है मेरे पास। ये आएगा मेरे पास 25,000 रुपये, 69,000 रुपीज़ की वैल्यू एंड 36,000 रुपीज़ की वैल्यू। तो बेटा ये जो वैल्यू है मेरे पास वो आई है कितनी? 2,38,516। अब एक बार इसे भी चेक कर लेता हूँ। तो ये आने वाली है 146,116 प्लस 15,000 रुपये प्लस 17,400 रुपये और ये 60,000 रुपये। तो एक्जैक्टली सेम वैल्यू आ रही है हमारे पास 238,516। यू कैन चेक। तो एक्जैक्टली सेम है, इसका मतलब क्या है? मेरा पूरा क्वेश्चन ठीक है हमारे पास, हमारी कोई गलती नहीं है। तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, अगर आप सही तरीके से सारे स्टेप्स को फॉलो करोगे, कैलकुलेशन एरर नहीं होगा आपके पास, तो इट्स पर्सनल एश्योरिटी ये आपका सॉल्यूशन मैच करेगा ही करेगा। ओके, तो इसके साथ हमारा केस नंबर 1 ऑफ रिटायरमेंट कंप्लीट है, जहां पर हमें कैपिटल ऑफ अ न्यू फर्म ऑलरेडी गिवन होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल है बहुत ज़्यादा। कैपिटल ऑफ न्यू फर्म हमें गिवन था 1 लाख रुपए, हमने यहाँ पे डिवाइड किया और न्यू रेशियो भी गिवन थी हमारे पास, तो वो और सिंपल हो गया। न्यू रेशियो भी गिवन है, टोटल कैपिटल भी गिवन है, सीधा उठा के ट्रांसफर मार दिया। हाँ, न्यू रेशियो अगर गिवन है और ओल्ड रेशियो भी गिवन है, तो एक पॉइंट हमारे पास जरूर जाता है एक्स्ट्रा वाला, वो ये कि हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो ये आप ध्यान रखना कि अगर आपको न्यू रेशियो गिवन है तो इट इज़ नेसेसरी टू कैलकुलेट क्या गेनिंग रेशियो। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पार्ट रिटायरमेंट का आज कंप्लीट है, केस नंबर 1। इन अवर नेक्स्ट लेक्चर हम क्या करने वाले हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल रिटायरमेंट के अंदर सेकंड केस जो हमारे पास अवेलेबल है उसे हम कवर करेंगे। ओके, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इस टॉपिक को समझिएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।